हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 कैसे हैं? अच्छे हैं, है ना? तो चलो आज हम जो है लेसन हिंदी का लेसन नंबर 3 को पढ़ते हैं, हिमालय की। तो सबसे पहले हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। आप भी हिमालय की बेटी हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें तो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का जो है सारांश देख लेते हैं। आप खुद भी एक हिमालय की बेटी हो, तो हर शब्दों से आप जुड़े हुए हो, ठीक है ना? देख लेते हैं। हिमालय की बेटियां नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया एक, अब इसके लेखक पूछेंगे तो कौन हो गए? नागार्जुन जी हो गए, ठीक है ना? प्रसिद्ध निबंध है। लेखक मतलब ये जो लिखा गया है इसे एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोदी की तरह जो है उनकी धारा में डुबकियाँ लगाता है। जिस तरह के से माँ, दादी, मौसी, मामी होती हैं, उनकी गोदी में जो सुकून मिलता है, लेखक को उसी तरह उन नदियों में, उनकी धाराओं में जब वो डुबकियाँ लेता है तो वही सुकून और वही प्यार मिलता है, ठीक है ना? वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे दुबली पतली गंगा यमुना सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। वे अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी नदियाँ, घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सब्ज उपत्यकाएँ आदि हैं। खेलते खेलते ये दूर निकल जाते हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। ओके, आगे देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, ठीक है ना? जैसे सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं, ठीक है ना? हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद कब से इकट्ठा होकर इन दो नदों के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। लेखक के ख्याल में आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेल खेला करती हैं। यह दृश्य पहाड़ों के लोगों को भी जो है आकर्षित कर सके, ठीक है ना? तो बच्चों ये जो छोटे छोटे जैसे है सतलज, तो बीच में कॉमा है, तो कॉमा नहीं, इसे हिंदी में अल्प विराम के नाम से जानते हैं। जैसे चेनाब, कॉमा, झेलम, कॉमा, इनको जो है हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अल्प विराम के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखते हैं। यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित न करे, यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित न करे, लेकिन लेखक को हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है ये, ठीक है ना? लेखक जो है वो हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य से उसे देख रहा है। ऐसी परिस्थिति में कालिदास ने अपने काव्य में बिरही यक्ष का जो वर्णन किया है उसमें मेघदूत में कहा गया है कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी प्रेयसी अर्थात प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, ठीक है बेटो? तो मेघदूत किसने लिखा हुआ है? तो इसके लेखक हो गए आपके कालिदास जी, ठीक है? तो आगे देखते हैं। कालिदास को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना अधिक पसंद करता है। बहन का स्थान
कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक का मन जब उचट जाता है तो वह तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ जाता है। दोपहर के समय में भी पैर लटकाकर वह पानी में बैठ जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जब उस पाठ को अच्छी देर तक मतलब पूरे पाठ को गंभीरता से पढ़ेंगे तो हर शब्द आपको अंदर तक आकर्षित करेगी। ठीक है ना। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने असर मन को तरोताज़ा कर दिया और कवि गीत गुनगुनाने लगा। इस तरह से ये आपका जो है व्याख्या हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नावली की तरफ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों से देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ना व्याख्या में कि भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ मानने की परंपरा रही है, लेकिन लेखक इन नदियों को विभिन्न रूपों में देखता है। वह उन्हें बेटी, प्रेयसी एवं बहन के रूप में देखता है। उनके साथ ममता का धागा है जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। अर्थात नदियाँ वो ममता की धागा हैं जिन्हें हम अपने साथ पिरो सकते हैं, एक माला की तरह। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के फूलों की माला जिस तरह से हम बनाते हैं। ओके। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। देखिए उसका उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से ही अनेक नदियों रावी और सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, कुंभा, कपिसा, यमुना, सरयू, गंडक। तो कॉमा देखते जाएंगे आप। इसे कॉमा ना बोल के हिंदी में क्या बोलेंगे, अल्प विराम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्प विराम बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो सरयू, गंडक, कोसी आदि निकलती है। जब हम एक शब्द के बाद दूसरा शब्द उसे समानांतर रूप में लेते हैं तो अल्प विराम लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और जब हमारा वाक्य कंप्लीट होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे कोसी आदि निकलती है, पूर्ण विराम सामने आता है। तो हिमालय के हिमनदों से पिघलकर एक बूंद से यह नदियाँ बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। लेखक के अनुसार हिमालय बहुत सौभाग्यशाली है जिन्हें बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला। ओके। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा। काका कालेलकर ने, जब आप पाठ को पढ़ेंगे ना अच्छे से तो सब समझ में आएगा। ठीक है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नदियों ने शताब्दियों से मनुष्य जीवन को जीवनदान दिया है। नदियों के किनारे विभिन्न शहर बसे और आवागमन के साधन विकसित हुए। नदियों पर ही बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं जिससे खेतों की सिंचाई व बिजली उत्पादन होता है। साथ ही इन्हीं नदियों में विभिन्न जलीय जीवों का संसार विकसित होता है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा था। ओके। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, इसका आंसर देखेंगे। हिमालय की यात्रा में लेखक ने पर्वतराज हिमालय की, इसके हिमनदों, विभिन्न नदियों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हरी भरी घाटियों, बादलों, समुद्रों आदि की प्रशंसा की है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। ठीक है। कुछ यहाँ पे आपका शब्दार्थ हो जाएगा। जैसे कौतूहल किसे कहते हैं, जिज्ञासा। ठीक है ना। शब्द हो गया कौतूहल, अर्थ हो गया जिज्ञासा। विस्मय आपका शब्द, आश्चर्य आपका अर्थ। ठीक है। बाल लीला, बचपन के खेल। प्रेयसी, प्रेमिका। आदित्यताएं, पहाड़ के ऊपर। सॉरी, एक फ़ोन आ गया था तो वो भी आपको दिखेगा, कोई बात नहीं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएं, चोटियाँ, लीला निकेतन, लीला करने का घर, यक्ष, कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र। ठीक है ना। प्रतिदान वापस, सचेतन, सजीव,
सजीव, मुदित, खुश और खुमारी, नशा। ओके। और जैसे बलिहारी, कुर्बानी, नटी, कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, अनुपम, जिनकी उपमा न हो। अनुपम अर्थात जिनकी उपमा न हो। ठीक है ना। तो अब भाषा की बात का क्वेश्चन आप अपने बुक में देखना, आंसर को मैं क्लियर करती हूँ। ओके। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। ठीक है ना। दूसरे का आंसर हो जाएगा बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। तीसरे का आंसर हो जाएगा हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। ठीक है ना। चौथे का आंसर हो जाएगा काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। पांचवें का आंसर हो जाएगा संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे, जैसे क ख ग, इस तरह से आंसर मैं बता रही हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। दूसरे का हो जाएगा कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। पर्वतराज को इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है ना। तीसरे का आंसर हो जाएगा बच्चों बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। और चौथे का आंसर हो जाएगा हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में झिझक नहीं होती थी। किसे? लेखक को नहीं होती थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कुछ संज्ञा और सर्वनाम है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए विशेषण और विशेष। सम्भ्रात, जैसे विशेष हो गया वर्षा, विशेषण हो गया चंचल, विशेष हो गया आपका जंगल, समतल, महिला, घना, नदियाँ, मूसलधार, आंगन। ठीक है ना। इस तरह से ये रहा विशेषण और ये हो गया आपका विशेष। आंसर में आ जाएगा जैसे सम्भ्रात, महिला, चंचल, नदियाँ, समतल, उसी के अर्थ के समान दूसरे अर्थ को बार बार फ़ोन आ जा रहा है, काट रही हूँ तब। समतल, आंगन, घना, जंगल, मूसलधार, वर्षा। ओके बच्चों। कुछ यहाँ भी है बेटा। इसका आंसर चौथे का हो जाएगा छोटी बड़ी, दुबली पतली। ये समास क्या होता है ना, जैसे छोटी और बड़ी, इसमें से जब हमने और निकाल दिया, जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ठीक है ना। इनका पद प्रधान होते हैं। तो जब हम जैसे छोटी और बड़ी कहते हैं ना, तो छोटी और बड़ी से जब हम और को निकाल दिए तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता। वैसे आपको जो है व्याकरण पढ़ाया जाएगा, उसमें जो है आपको क्लियर समझाऊंगी। ठीक है ना। तो फिर भी यहाँ भी देख लो आप, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। ठीक है ना। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिख दीजिए और जिनका उल्टा जो है सार्थक हो जाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा जैसे धारा, आपने लिखा धारा, तो धारा का सार्थक अर्थ हुआ राधा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नौ को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा वन। जातिवाचक संज्ञा राम का उल्टा करेंगे तो मरा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राही का उल्टा करेंगे तो हीरा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। गल का उल्टा करेंगे तो लग, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से बेटा छठा क्वेश्चन को भी देख लें आप, है ना। तो छठा क्वेश्चन जैसे बोलता है कि समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदल जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रावती है, तो नीचे दिए गए शब्दों को ढूंढकर इनके नाम को लिखिए। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा जैसे बिपाशा, बिस्तता, रूपपुर, सद्रुम, अजय मेरू, वाराणसी। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका जो है छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब सातवां देख लें। सातवां क्वेश्चन आप बुक में पढ़ें, काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं आंसर समझा देती हूँ। ठीक है ना। वे शायद ही इस कलम का इस्तेमाल करें। 1 पॉइंट दर पॉइंट लिखना है। बच्चे शायद ही स्कूल जाएं। 3 वे शायद ही मेरी बात टालें। नहीं वाले वाक्य जिनका प्रयोग नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है ना। ऐसा कौन क्रिकेट फैन है जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर बहुत सटीक आपको मालूम पड़ेगी। ठीक है ना। वृक्ष से होने वाले लाभ को कौन नहीं जानता। सच्चे दोस्तों का महत्व कौन नहीं जानता।
तो इस तरह से कुछ यहाँ पे वो जो नदियों के दूसरे नाम दिए गए छठे क्वेश्चन में, जैसे सतलुज, सद्रुम, रोपड़, रूपपुर, झेलम, पिस्तता, चिनाब, बिपाशा, ये नदियों के दूसरे नाम को यहाँ पे दर्शाता। छठे क्वेश्चन में है कि पाँचवें में, देख लेना। ठीक है, तो सो थैंक यू क्लास 7th के बच्चों। बहुत बड़ा वीडियो बन गया। ओके बाय, गुड नाइट, सॉरी क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग।